हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी यूनानी शक पहला कुषाण के बारे में। आज आपको ये जो फ्रंट पेज है वो आपको देख के समझ में आ जा रहा होगा कि आपको क्या पढ़ना है। आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के विभिन्न राजाओं के बारे में देखेंगे। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद पूरे भारत को, अगर आप ऐसा बोले कि पूरे भारत को एक शासन के अंतर्गत जो लाने वाले शासक हैं वो गुप्त वंश के ही शासक हैं। और गुप्त वंश में इतने महान महान शासक हुए कि गुप्त वंश को भारतीय साम्राज्य का, भारतीय काल का, ठीक है, गुप्त काल को भारत उस समय का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या है गुप्त साम्राज्य में। देखिए यहाँ पे क्या है। मौर्य काल के पतन के बाद लंबे समय तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका था। ठीक है, इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन करके, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया तथा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है देखिए। यहाँ पे गुप्त शासकों ने क्या किया था कि संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने बांधा था। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल में आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई थी। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का जो है वो स्वर्ण युग यहाँ पे हम लोग कहते हैं। ये तो हो गई गुप्त साम्राज्य की बात। अब हम लोग देखेंगे कब और गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कब हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इधर से बाहर से आक्रमण हो रहे थे, इधर भारत में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इन सब का उदय हुआ था और भी भारत के जो क्षेत्र थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। उसी टाइम पे गुप्त साम्राज्य के एक व्यक्ति थे जो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। प्रारंभिक शासक के रूप में हम लोग देखेंगे कि कौन शासक हुए थे, कौन गुप्त वंश के, किन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है और कहा जाता है कि श्रीगुप्त ही गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, यानी कि ये जो महान वंश है गुप्त वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, इनका कहाँ से मिलता है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र पत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि राज कहा गया है। यहाँ पे ये जो आप आदि राज देख रहे हो, ये श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि राज कहा गया है। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्रीगुप्त ने किस चीज की उपाधि ली थी या फिर श्रीगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आप ये बोल सकते हो आदि राज की इन्हें उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत ये कहाँ से मिलते हैं। देखिए यहाँ पे साहित्यिक स्रोत विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त ने एक बुक लिखा था देवी चंद्रगुप्तम और विशाखदत्त की ही बुक है कौन सी? मुद्रा राक्षस। ठीक है, कालिदास के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे वात्स्यायन की कामसूत्र इत्यादि ये सब कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे क्या मिलता है? साहित्यिक स्रोत, ये सब कुछ बुक लिखे गए हैं जिनमें गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे अभिलेखीय स्रोत, अभिलेखीय स्रोत में क्या है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, जिसे अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर ही समुद्रगुप्त के कुमारा मात या फिर आप मंत्री भी कह सकते हो। यहाँ पे आप देख लो संधि विग्रह। यहाँ पे उस टाइम पे एक मंत्री होते थे फ्रेंड्स, ठीक है, जिनका नाम दिया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो संधि विग्रह मंत्री थे ये। ठीक है, या फिर इनको संधि विग्रहक भी बोलते थे। ये किस चीज के मंत्री होते थे? ये जो संधि विग्रह होते थे ये युद्ध तथा शांति के या फिर संधि के मंत्री कहे जाते थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के कुमारा मात्य तथा संधि विग्रह हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में चंपू शैली में अंकित करवाया गया है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लेकिन इसमें कोई तिथि नहीं लिखी हुई है।
यहाँ पे संस्कृत भाषा में चंपू शैली, ये जो शैली है और ये जो लैंग्वेज है इसे आप याद रखेंगे। इस अभिलेख पर अकबर तथा समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अकबर के दरबारी बीरबल का भी लेख उल्लिखित है। ठीक है, इसके अलावा कुमारगुप्त का वलसड स्तंभ लेख है और स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख भी है। ये कुछ अभिलेखीय स्रोत है जहाँ से मौर्य काल की गुप्त काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा शासक घटोत्कच गुप्त के बारे में। पहला था कौन सा? श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अब घटोत्कच गुप्त, ठीक है, यहाँ पे 280 से लेके 319 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था और ये श्रीगुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो घटोत्कच गुप्त जो थे वो श्रीगुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे और गुप्त अभिलेखों में श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त दोनों के लिए महाराज की उपाधि का उल्लेख किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तीसरे जो शासक हुए फ्रेंड्स वो हुए चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से लेके 334 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, हम लोग गुप्त वंश में जो इम्पोर्टेंट शासक हुए, गुप्त वंश जो था फ्रेंड्स वो बहुत लंबा चला था, तो जो इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं उनके द्वारा किए गए काम क्या है और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा पॉइंट हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319 से लेके 334 ईस्वी तक का माना जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, ये नाम भी प्रथम द्वितीय जो लगे हुए हैं ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि गुप्त वंश के ही आगे जो शासक आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो सबसे महान प्रख्यात प्रसिद्ध विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो नाम लगा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, ये जो टाइटल लगी हुई है उसे आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की जो सीमा विस्तार है वो शुरू की थी। दूसरे राज्यों को जीतना या फिर जब वो राजा बने थे तो उन पे किसी का अधिकार नहीं था, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे, अपने हिसाब से वो राजकाज को चला रहे थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, अशोक ने एक उपाधि धारण की थी फ्रेंड्स, वो उपाधि थी मगधाधीराज की। और जब हम लोग गुप्त साम्राज्य में आते हैं तो हम लोगों को महाराजा धीराज की उपाधि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, पहले स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने शासन किया और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये 3 पॉइंट अभी तक आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने गद्दी पर बैठते ही 319-20 में एक संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत के नाम से जानते हैं, लेकिन यह संवत जो है वो आज लोकप्रिय नहीं है। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि प्रीवियस सेट के क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गुप्त संवत के शासक के द्वारा चलाया गया था, तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। आगे चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं, वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हैं। देखिए यहाँ पे लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, इनकी पत्नी जो थी कुमार देवी, उनका नाम याद रखेंगे। और यहाँ ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी जो गणतंत्र था वहाँ की ये राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज भी आप बोल सकते हो, वहाँ की ये राजकुमारी थी कुमार देवी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, जो चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। आप यूँ कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसी के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के पास कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं और फिर उनका साम्राज्य विस्तार होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो चंद्रगुप्त जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनकी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह होना था, क्योंकि इस वैवाहिक संबंध के बाद ही गुप्त वंश का वैभव बढ़ गया। क्योंकि लिच्छवी जो गणतंत्र था फ्रेंड्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत गणतंत्र था। तो जैसे ही विवाह हुआ वहाँ की शक्ति जो है वो शक्ति का सपोर्ट, लिच्छवी की जो शक्ति थी सैन्य शक्ति, उसका सपोर्ट किसको मिलने लगा? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, इस विवाह के पश्चात लिच्छवियों को भी गुप्तों के बराबर प्रतिष्ठा मिली तथा उनकी राजकुमारी कुमार देवी
ठीक है, केवल चंद्रगुप्त रानी होने के कारण ही नहीं बल्कि राज्याधिकारिणी शासिका होने के कारण भी महादेवी कहलाई। ये भी एक पॉइंट है कि राजकुमारी जो कुमार देवी थी वो महादेवी कहलाई थी। ये जो राजकुमारी है फ्रेंड्स, इनके कोई भाई नहीं थे और यहाँ पे लिच्छवी में ऐसा माना जाता था कि वो शायद लिच्छवी की उत्तराधिकारी भी होने वाली थी। चलिए, वैवाहिक संबंध, ये जो वैवाहिक संबंध हुआ उसके कुछ प्रमाण भी है, वो कहाँ से मिलते हैं। इस वैवाहिक संबंध का प्रमाण चंद्रगुप्त, कुमार देवी की मुद्राओं तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इत्यादि से मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि कुमार देवी जो थी उनकी माता थी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त का ही नंबर आता है शासक में, और ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, तो कुमार देवी के ही पुत्र थे वो, और ऐसा लिखा हुआ मिला है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, इसके अलावा जब इनका विवाह हुआ था तो उस टाइम पे कुछ सिक्के चलाए गए थे, वो हम लोग आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी के विवाह के उपलक्ष्य में सिक्के जारी किए गए थे और इन सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का चित्र अंकित है और दूसरी ओर सुख संपन्नता की देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हम लोग देखेंगे क्या, साम्राज्य विस्तार। पहले हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है कि उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उनको सैन्य शक्ति प्राप्त हुई और वो क्या करने लगे, उन जो गुप्त वंश का जो वैभव है इस विवाह के बाद ही बढ़ा। कुछ सिक्के चलाए गए थे विवाह के प्रमाण के रूप में। अब हमको देखना है साम्राज्य विस्तार कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य विस्तार था वो किस प्रकार हुआ था। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम की विजयों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु विद्वानों ने पौराणिक एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी सीमा निश्चित करने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं कि विद्वानों ने कहाँ तक की सीमा निश्चित की है। इतिहासकार स्मिथ, इनका नाम बहुत फेमस है फ्रेंड्स और बहुत जगह आएगा भी। इनको वीए स्मिथ के भी नाम से जानते हैं, पूरा नाम वीए स्मिथ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे स्मिथ दिया गया है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का अधिकार तिरहुत, दक्षिणी बिहार, अवध तथा उसके सभी पर्वतीय प्रदेशों पर था। ठीक है, अवध यानी कि यूपी में भी था, बिहार में भी था, तो ऐसे करके सारे यूपी बिहार के क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे विस्तृत हो रहा था और आगे भी हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त ने वैशाली पर भी अधिकार कर लिया था, परंतु इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया तथा इस बात की जानकारी एरन अभिलेख तथा रतपुर दान शासन से होती है। ठीक है, कहाँ से? चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस बात की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पहला तो एरन अभिलेख से, दूसरा रिथपुर दान शासक से प्राप्त होती है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद एक कांच नामक शासक की जानकारी मिलती है जो समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये जो समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में नियुक्त कर दिया था, ऐसा इसलिए था फ्रेंड्स कि समुद्रगुप्त जो थे वो बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के, एक राजा में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, वो सारे के सारे गुण समुद्रगुप्त में उपलब्ध थे। ठीक है, जबकि समुद्रगुप्त के बड़े भाई जो थे उनका नाम था कांच, लेकिन समुद्रगुप्त में जो गुण थे वो कांच में नहीं थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि अपने योग्य पुत्र समुद्रगुप्त को वो एक योग्य पुत्र के रूप में जानते थे, मानते थे, तो उन्होंने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कहने का ये मतलब है कि मरने के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के मरने के बाद जो राजा बनने वाले थे वो समुद्रगुप्त बनने वाले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की जब मृत्यु होती है उसके बाद एक कांच नामक राजा का भी नाम आता है जो चंद्रगुप्त प्रथम के ही पुत्र थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के ये बड़े भाई थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु होती है तो कुछ मंत्री हैं जो कांच की तरफ से थे। ठीक है, ऐसा एक बुक है उसमें दिया गया है कि कुछ मंत्री थे जो कांच की तरफ से थे और वो ऐसा चाहते थे कि कांच बड़े हैं तो कांच राजा बने। कांच राजा भी बनते हैं यहाँ पे, लेकिन समुद्रगुप्त जो है वो कुछ दिन के बाद क्या होता है
कि कांच को गद्दी से उतारकर स्वयं राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा दिन के लिए कांच नहीं बने होंगे, इनका उल्लेख भी हर जगहों पे नहीं मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 319 से लेकर 334 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था। तो और समुद्रगुप्त कब राजा बनते हैं, तो वो 335 ईस्वी में बन जाते हैं। तो यही चंद्रगुप्त प्रथम की जब मृत्यु हुई थी और कांच जब बने थे, तो 1 साल या फिर जो भी टाइम रहा हो, बहुत कम समय के लिए ये कांच का नाम आता है। लेकिन आप जब बुक उठा के देखोगे तो हर जगह इनका नाम भी नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सीधे समुद्रगुप्त नाम आता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में अगर कुछ राजाओं का क्रम पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य के, तो आपका जैसा ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप आंसर दोगे। मैंने यहाँ पे कांच का नाम बता दिया है। ठीक है, इसके बाद कांच को ये समुद्रगुप्त क्या करते हैं, गद्दी से उतारते हैं और वो खुद राजा बन जाते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शासनकाल 335 से लेकर 380 ईस्वी तक था। लेकिन आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2 आएगा, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य थोड़ा लंबा है, बड़ा चैप्टर है और मैंने पूरे डिटेल से कवर किया है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने में 2, 3, 4 इसके पार्ट आ सकते हैं। तो आप ध्यान से डेली एक एक पार्ट इसके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस वीडियो है वो भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में सेव करके रखे गए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। वैसे गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2 कल आपके लिए मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो उसमें हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में, फिर इसके बाद रामगुप्त आए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आए हैं, इन सब शासकों के बारे में जानेंगे और पूरे डिटेल के साथ जानेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका इधर से उधर ना हो। तो चलिए आज के लिए बस रहने देती हूँ, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।